हेलो गाइस एवरीवन। आज एक नई चैप्टर लेकर के आए डिटरमिनेंट। ये चैप्टर मैट्रिक्स से इंटर रिलेटेड है, यानी मैट्रिक्स यदि आप सही से समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत मज़ा आ जाएगा यदि मैट्रिक्स आपको सही ढंग से आ गया। इसको हमने पिछले वीडियो में दे चुके हैं, तो उसी से इंटर रिलेटेड है। अब सवाल उठता है जो डिटरमिनेंट कहते हैं किसको। जब ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है तो आप लोग पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा जो आप डिटरमिनेंट है कौन चीज। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर समान हो, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं तो उसका ऑर्डर माने रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एसोसिएट ए नंबर, या नंबर रियल या इमेजिनरी दोनों हो सकता है, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n हो या n हो, जो भी हो, उसको हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, तब हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट को हम सिंबॉलिकली तीन तरह से लिख सकते हैं। ये दो लाइन के बीच में ए यानी डिटरमिनेंट ए इसको पढ़ेंगे, या DETA डिटरमिनेंट ए इसको पढ़ते हैं, या डेल्टा। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट को हम तीन तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ये दो लाइन के बीच में ए, तो इसका मतलब हुआ डिटरमिनेंट ए, DETA या डेल्टा। जनरली अधिकांश इस फॉर्म का प्रयोग की जाती है। आप इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश इस फॉर्म में। और इसको पढ़ा जाएगा डिटरमिनेंट ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ए, न कि मॉडुलस ए, क्योंकि मॉडुलस का सिंबल भी यही होता है। मॉडुलस का सिंबल भी यही होता है। अब सवाल उठता है किस स्थिति में हम इसको मॉडुलस कहेंगे और किस स्थिति में डिटरमिनेंट कहेंगे। यदि इसके अंदर में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम इसको कहेंगे डिटरमिनेंट ए, तब हम इसको कहेंगे डिटरमिनेंट ए इसको कहेंगे। और यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कोई दूसरा एक्सप्रेशन है, तब हम इसको कहेंगे मॉडुलस। यदि इस सिंबल के अंदर में स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तब इसको डिटरमिनेंट कहेंगे, और इसको छोड़कर कोई दूसरा टर्म होगा, चाहे वो एक्सप्रेशन हो या नंबर हो, तब हम इसको मॉडुलस कहेंगे। अब सवाल उठता है एसोसिएटेड नंबर, इसका क्या मीनिंग है। अब जैसे किसी भी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे का एक रोल नंबर मिलता है, रोल नंबर से एसोसिएट रहता है। उसी प्रकार से ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। वह नंबर या तो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और एक चीज और, जैसे मॉडुलस के अंदर यदि माइनस है फिर भी उसका रिजल्ट प्लस होता है, प्लस है फिर भी रिजल्ट उसका प्लस होता है। लेकिन कोई डिटरमिनेंट है, इसका नंबर जो एसोसिएट होगा यानी इसकी वैल्यू जो होगा वह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है किसी मैट्रिक्स को हम इवैल्यूएट यानी एसोसिएट कैसे कर सकते हैं, एसोसिएटेड नंबर यानी इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/1, तो इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। तो ये डिटरमिनेंट के रूप में लिखे हैं, और इसको हम भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया 2। और इसका वैल्यू, चूंकि इसमें एक ही एलिमेंट्स है, इसका वैल्यू हो गया 2। चूंकि ऑर्डर 1 का है डिटरमिनेंट, तो ऑर्डर 1 के डिटरमिनेंट का वैल्यू वही एक एलिमेंट्स जो उसमें होते हैं वही उसकी वैल्यू हो जाता है। अब कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, जैसे एग्जांपल लिए हैं, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 3 4। तो ये मैट्रिक्स के रूप में है, डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो ऐसे होगा, ये दोनों लाइन के बीच में इसको ए लिखेंगे, और ये भी
ये मैट्रिक्स का सिंबल है और इसको हम सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब देखते हैं हम सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट कैसे करते हैं, यानी इसको किसी नंबर से एसोसिएट कैसे करते हैं। अब हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लेते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरल फॉर्म है, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 इसी प्रकार से। अब इसका वैल्यू हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इसके रो और कॉलम का काउंटिंग यहाँ से होता है, ये रो हुआ, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसको हम 6 तरह से कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंस करके, या सेकंड रो या थर्ड रो, 3 प्रकार से रो को हम एक्सपेंस करके कर सकते हैं। और 3 प्रकार से हमने तीनों को कॉलम को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम 6 प्रकार से निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी प्रकार से करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। यदि आपके साथ यदि कोई चेंज हो रहा है वैल्यू में, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप कहीं कैलकुलेशन में गलती किए हैं या कोई प्रोसेस आपका गलती है। अब हम इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है A11 A12 A13। अब हम लोग देखें कैसे की जाती है फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स A11, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, इसको 12, इसको 30 नहीं पढ़ेंगे, दोनों का अलग मीनिंग है। ये पहला रो इंडिकेट करता है, दूसरा कॉलम इंडिकेट करता है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब इसका इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो सबसे पहले -1 की पावर 1 ये A11 है एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो -1 की पावर 1 + 1 यानी ये रो और ये कॉलम है, इंटू A11। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस रो का फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं, इस रो के रेस्ट एलिमेंट्स को हम डिलीट कर देंगे। और ये इस कॉलम में भी पड़ता है, इसी कॉलम के रेस्ट एलिमेंट इसको और इसको हम इसको डिलीट कर दिए, इस कॉलम के रेस्ट एलिमेंट और इस रो के रेस्ट एलिमेंट्स को हम डिलीट कर दिए। तो बच गया आपका A22 A23 A32 A33। तो इसी ऑर्डर में इसका हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब इस रो का नेक्स्ट एलिमेंट पहले हम प्लस करके -1 की पावर 1 + 2, इस एलिमेंट्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो -1 की पावर 1 + 2 करके A12 लिखने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस रो और कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद। जैसे ये इस रो में बीच में इस रो का बाकी एलिमेंट ये A11 A13 हुआ, और ये इस कॉलम में पड़ता है, इसके कॉलम के रेस्ट एलिमेंट्स A22 A32 को हम डिलीट कर देंगे। तो A21 A23 A21 A23 और A31 A33। ध्यान ये रखना है जो जिस ऑर्डर में ये बाकी बचेगा उसी ऑर्डर में हमको लिखना है, ये नहीं किसी को कहीं पर लिख देंगे। अब इस रो का नेक्स्ट एलिमेंट है A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो प्लस -1 की पावर 1 + 3 यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम में है, और A13 और इंटू में इस रो का रेस्ट एलिमेंट्स ये और इस कॉलम का रेस्ट एलिमेंट ये, इसको डिलीट करने के बाद इसका हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे A21 A22 A31 A32। अब जैसे कि जानते हैं -1 की पावर इवन है तो साइन हो जाएगा प्लस, -1 की पावर ओड है तो साइन हो जाएगा माइनस, -1 की पावर इवन है तो साइन हो जाएगा प्लस। अब हम जैसे यहाँ पर सेकेंड रो का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना बताए थे, एलिमेंट्स को डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स को डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे माइनस उसी रो के नेक्स्ट एलिमेंट्स को डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। यही चीज़ की है यहाँ पर। A22 का डायगोनल A33 तो A2 × A23 सॉरी A22 × A33 माइनस A23 × A32। इसी प्रकार से रोस का भी इंडिकेट कर दिए हैं एरो का। A21 × A33, आइए A12 तो कॉमन बाहर में रहेगा इंटू के रूप में, A21 A33 और माइनस A23 A31। सिमिलरली यहाँ भी। तो इस प्रकार से ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये है आपका एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो।
इसी प्रकार से एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो भी कर सकते हैं, थर्ड रो भी कर सकते हैं, और कॉलम के अलोंग एक्सपेंस भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, सेकेंड कॉलम के अलोंग, थर्ड कॉलम के अलोंग। ये ध्यान रखना है जो हर एक स्थिति में इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यदि आपका कहीं पर चेंजिंग हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके आंसर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब एक थर्ड रो का एग्जाम्पल, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लिए हैं। अब इसका हम दो रो के अलोंग अलग अलग एक्सपेंस किए हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू बराबर होता है कि नहीं होता है। अब इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किए हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट है 3, और इस प्रोसेस के तरफ इसको डिलीट करेंगे तो 1 - 2 3 1 से डिटरमिनेंट बनेगा। सेकेंड एलिमेंट है इसमें -4, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है तो चिन्ह हो जाएगा -1। और इसको और इसको डिलीट करने के बाद ये 1 - 2 और 2 1 से डिटरमिनेंट बनेगा, तो इसकी वैल्यू फिर 5 है, यहाँ पर साइन प्लस का होगा, और इसको डिलीट करने के बाद 1 1 2 3 1 1 2 3। इस प्रकार से ये सोल्व करने के बाद वैल्यू आया है 46। अब ये तो फर्स्ट रो के अलोंग हो गया, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करने पर ये सेकेंड रो, ये सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किए थे 3, और ये इसको डिलीट करने के बाद ये डिटरमिनेंट बना। अब फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है 1, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओड हो गया, तो साइन माइनस का। अब यहाँ से इसको डिलीट करने के बाद ये -4 और 5 2 -4 5 3 1। इसी प्रकार से यहाँ पर डिलीट करने के बाद ये डिटरमिनेंट आया, और इसकी वैल्यू जो हम निकाले हैं तो यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46। इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गया। जो किसी भी डिटरमिनेंट का रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिए या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि आपको पता है मैट्रिक्स में बताए थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, किसी मैट्रिक्स में किसी टर्म या संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसके सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो -2 हुआ, और इससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर मैट्रिक्स बना है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये -8 हो गया। तो -8 को हम लिख सकते हैं 4 × -2, और 4 के 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 इसीलिए लिखे हैं जो ये सेकेंड ऑर्डर का है और 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ और 2 रो 2 कॉलम। तो इस पर 2 की पावर 2 और -2 करने पर ये आ जाता है -8। तो इससे एक जनरल फार्मूला भी निकल जाता है, यदि A = KB, जहाँ A और B समान ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और K है कोफिशिएंट, तो इस दोनों से जो डिटरमिनेंट बनता है तो डिटरमिनेंट A का वैल्यू K के पावर n गुने डिटरमिनेंट B के वैल्यू के बराबर हो जाता है, जहाँ पर n क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स A और B का ऑर्डर है, और जैसे कि जानते हैं दोनों का ऑर्डर समान है। इस प्रकार से यदि दो मैट्रिक्स समान ऑर्डर का है तो एक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुणा करने के बाद अब जो दोनों को डिटरमिनेंट बना करके वैल्यू निकालते हैं, तो पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू दूसरे डिटरमिनेंट के वैल्यू के k की पावर n से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बराबर होता है, और n है कौन सी, उस दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर। अब जैसे कि अब ये बताया है जो मैट्रिक्स में किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने पर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसी बात नहीं है। अब जैसे कोई डिटरमिनेंट है 2 2 4 0, इसमें यदि 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग भी कॉमन लिया जा सकता है, सेकेंड रो के अलोंग फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी लिया जा सकता है। यदि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग यदि कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद 1 और 1 बच जाता है, बाकी ये 4 वैसे ही रह गया। या 2 1, और या यदि फर्स्ट कॉलम के अलोंग यदि 2 कॉमन लेते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4,
इस प्रकार से ये 2 वैसे का वैसे रह गया। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है जो डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में स्लाइटली अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से आ गया होगा जो थर्ड रो के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। और ये हम इस बात की पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, जो डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स से इंटर रिलेटेड है। यदि मैट्रिक्स आपको सही सही आ गया तो डिटर्मिनेंट बनाने में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 14-15 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पर। डिटर्मिनेंट का क्या प्रॉपर्टी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। पहला प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का अर्थ होता है अदला बदली। इंटरचेंज का मतलब हुआ अदला बदली। जैसे दो बच्चा अपना पेन एक दूसरे से बदलता है, अपना पेन दूसरे को देता है, दूसरे का पेन अपना लेता है, उसको बोलते हैं इंटरचेंज। यदि किसी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, यानी रो के जगह पर कॉलम और कॉलम के जगह पर रो, तब उससे जो नया डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे एक डिटर्मिनेंट लिए हैं A3241, तो पहले इसका वैल्यू निकाल करके देखते हैं। जैसे कि बताएं, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से और -4 × 2, तो ये 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, यानी -5 हो गया। अब इसमें हम करते हैं क्या, रो और कॉलम की इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो के जगह पर फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के जगह पर, जैसे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम की जगह पर ले आए, और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम पर ले आए। तो फर्स्ट रो है मेरा 3 4 है, सॉरी फर्स्ट रो है 3 2, तो इसको हम कर दिए फर्स्ट कॉलम की जगह पर। सेकंड रो है मेरा 4 1, तो इसको सेकंड रो को हम कर दिए सेकंड कॉलम की जगह पर। हो गया इस नियम के मुताबिक रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दिए, माने रो के जगह पर कॉलम और कॉलम की जगह पर रो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह पर ले आए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह पर ले आए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 3 का डायगोनली है 1, 3 × 1, और 4 का डायगोनली है 2, तो 4 × 2, तो 3 या -8 -5 दोनों सेम हो गया ना। इस प्रकार से यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रो के जगह पर कॉलम और कॉलम के जगह पर रो कर देते हैं, तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ 2 रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। यहाँ पर देखिए एंड है और यहाँ पर है और, इसका अर्थ ये हुआ 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 2 रो को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट रो के जगह फर्स्ट सेकेंड रो और सेकेंड रो के जगह फर्स्ट रो, या फर्स्ट कॉलम के जगह पर सेकेंड कॉलम और सेकेंड कॉलम के जगह फर्स्ट कॉलम, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण लिए हैं डिटर्मिनेंट B 5 7 8 9, तो इसका वैल्यू 5 × 9 -7 × 8 45 -56, तो -11 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों रो को अदला बदली कर, 2 रो है ना, फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो पर, सेकेंड रो को हम फर्स्ट रो पर ले आते हैं। यही किया है, सेकेंड रो वाला फर्स्ट रो पर और फर्स्ट रो वाला सेकेंड रो पर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 8 × 7 और -9 × 5 56 और -45, यानी ये हो गया 11। यहाँ पर था -11, यहाँ हो गया +11, हो गया साइन का चेंज। अब दोनों कॉलम को हम चेंज करके देखते हैं। अब दोनों कॉलम को चेंज करके देखते हैं, तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले आते हैं। तो इस स्थिति में देखते हैं 7 9 और 5 8। अब यहाँ पर देखिए 7 × 8 और -5 × 9, तो ये 56 और -45, ये 11 हो गया। पहले था साइन माइनस था, अब ये हो गया प्लस। इस प्रकार से 2 रो को इंटरचेंज कर दीजिए या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, तो उसके वैल्यू में साइन चेंज हो जाता है। पहले यदि प्लस रहा होगा तो बाद में हो जाएगा माइनस, पहले यदि माइनस रहा हो जाएगा तो बाद में हो जाएगा प्लस। जैसे शुरू में था साइन माइनस और बाद में देखते हैं 2 रो को इंटरचेंज कर दिए तो प्लस वैल्यू सेम, और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो भी
साइन चेंज हो गया, पहले था माइनस, देखते हैं बाद में प्लस हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी है, यदि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या कॉलम, यदि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या कॉलम यदि आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0। आइडेंटिकल का मतलब हुआ दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म सेम हो। अब जैसे कोई डिटरमिनेंट ये द फर्स्ट रो और सेकंड रो देखते हैं आइडेंटिकल है, इसमें 2 2 2 और 2 2 2। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ये सब निकालना तो बता ही चुके हैं, उसी हिसाब से लिखे हैं और निकाले हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 8 - 10 -2 × 6 - 10 +2 × 6 - 8। यहाँ से देखते हैं -4, यहाँ से -2 आया, फिर -2 से मल्टीप्लाई, -4 आया है, -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 आ गया। यहाँ पर -2 और 2 2 यानी -4, देखते हैं -4 -8 और प्लस 8 0 हो गया। इस प्रकार से यदि किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या कॉलम आइडेंटिकल यानी समान हो तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाता है। अगला प्रॉपर्टी है ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई। यदि किसी डिटरमिनेंट्स के प्रत्येक रो या यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू पहले डिटरमिनेंट के वैल्यू का उतना गुना हो जाता है जिससे हम मल्टीप्लाई किए रहते हैं। जैसे कोई डिटरमिनेंट लिए हैं 3 4 2 1, इसकी वैल्यू आ गया 3 × 1 -4 × 2 यानी -5। अब इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3 3 = 9 और 3 4 = 12, 2 1 ऐसे का वैसे रहेगा। अब इसका वैल्यू निकाले तो आ गया कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई तो -15, और -15 को हम लिख सकते हैं 3 × -5, तो -5 पहले का वैल्यू था ही, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से किए थे 3 से, तो इसका वैल्यू जो हो गया पहले वाले डिटरमिनेंट्स के वैल्यू का 3 टाइम्स हो गया। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया, यदि किसी डिटरमिनेंट्स के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को समान टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आता है वह पहले डिटरमिनेंट के वैल्यू का उतना टाइम्स या उतना गुना हो जाता है। इस प्रकार से डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी हो गया। और बार बार हम कहते हैं ये मैट्रिक्स से इंटर रिलेटेड है, मैट्रिक्स